हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए एचएससी 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए हमने एक वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको बायोलॉजी के 12 चैप्टर का वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी शॉर्टकट वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 तीनों का कंबाइंड वन शॉट कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू टॉपिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी लास्ट 3 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 2022, 2023 और 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हम यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 13 का अगर आप वेटेज देखो तो इसका वेटेज कितना है, लेट अस क्विकली सी। ये देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स के लिए, दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 13.5। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है 13.5 में से। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम 13.4, ओके, और ये भी अपना 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये 14th वाला जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड इट इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 13.3। तो इस चैप्टर में से हम तीन ही टॉपिक करने वाले हैं, 13.3, 13.4 एंड 13.5। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हम नहीं करने वाले हैं, ओके। आगे भी देख लो, 2023 में सेम टॉपिक में से क्वेश्चन आया है। ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है इट इज अगेन फ्रॉम 13.4। ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम 13.5। देन 2024 में जो क्वेश्चन आया 13.3, 13.3 समथिंग लाइक दैट, पॉपुलेशन वाला ही टॉपिक है ये, और ये 13.5। तो मतलब 3 ही टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। ये देखो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का, यानी कि ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स के लिए 3 टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो भी आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलो, सो इस चैप्टर में से हम कितना टॉपिक कवर करने वाले हैं, 13.3, 13.4 एंड 13.5। इंट्रोडक्टरी टॉपिक हम नहीं देखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए मुश्किल से 2-4 दिन बचे हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक। हाँ, एमएसटी सीईटी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा वरदान बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमारे ऐप में से फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस आती है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आपको सीईटी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट आपको वरदान बैच में फ्री में मिलता है, आपको मॉक टेस्ट अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस करोगे तो वरदान बैच के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, तो द डिसीजन इज योर्स। ओके, तो हम डायरेक्टली जाएंगे, 13.1 हम नहीं करेंगे, 13.2 वाला टॉपिक भी हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जंप करेंगे 13.3 वाले टॉपिक में, दैट इज अडेप्टेशन। अभी इस टॉपिक में हमको क्वेश्चन कैसे बेसिस पे पूछे गए हैं। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चेंजेस में जब हमको एडजस्टमेंट दिखानी होती है, चाहे वो फिर डेजर्ट कंडीशन हो, चाहे बहुत ज्यादा हीट वाली कंडीशन हो, या बहुत ज्यादा वाटर का कंडीशन चेंज हो जाए, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जब हमको एडजस्टमेंट दिखाना होता है, अपना सर्वाइवल रेट बढ़ाना होता है, तो ऐसे टाइम पे हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करते हैं एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन में आपको एक रूल पूछा जा सकता है, व्हाट इज एलन्स रूल। एलन नाम के जो साइंटिस्ट था, इनका ऐसा बोलना था कि एनिमल्स के जब ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, अगर आपके हाथ, आपके पैर, आपकी नाक ये छोटा छोटा होगा, जितने छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे बॉडी की हीट उतनी कम रिलीज होगी, और बॉडी की हीट बॉडी के अंदर ही स्टोर रहेगी, तो उसके वजह से आप कोल्ड एनवायरनमेंट में भी अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। तो अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए एनिमल्स अलग अलग तरीके का अडेप्टेशन दिखाते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं कैम पाथवे फॉलो करके, तो वो उनका अडेप्टेशन है, जिसकी मदद से दिन के टाइम पे स्टोमाटा क्लोज रहता है और वाटर इवेपोरेट नहीं होता है। कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे हैं जो लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन रुक सके और उनको प्रोटेक्शन भी मिल सके। और कुछ एनिमल्स अपने ऑर्गन्स को छोटा कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी से हीट ज्यादा रिलीज ना हो। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही फैट की लेयर होती है, जिसकी वजह से उनकी हीट प्रिवेंट हो जाती है, इंसुलेट हो जाती है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। लिजर्ड में हमको कैसे टाइप का अडेप्टेशन देखने को मिलता है, बिहेवियरल अडेप्टेशन। बहुत ही सिंपल सा अडेप्टेशन है ये। जब ठंडी लगेगी
तो ये धूप में चले जाते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, और जब गर्मी लगेगी तो ये झाड़ की छांव में चले जाते हैं अपना टेम्परेचर कूल करने के लिए। सो दे डू अडेप्टेशन बाय चेंजिंग देयर लोकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन वाला टॉपिक। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, टॉपिक नंबर 13.3 में से क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे गए वो देख लेते हैं। ये 13.5 का क्वेश्चन है, गिव अडेप्टेशन शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट के एनिमल्स कैसे अडेप्टेशन दिखाते हैं, कैंप पाथवे कैसे, प्लांट्स का एग्जांपल दे सकते हो, कैंप पाथवे, और लिजर्ड का एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको टॉपिक नंबर 13.3 में से टॉपिक पूछा गया है। और कहीं है क्या, नहीं, ये भी 13.4 का ही क्वेश्चन है, ये भी 13.4 का ही क्वेश्चन है। तो अडेप्टेशन वाले टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये याद रख सकते हो। अब 13.4 पे जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाले टॉपिक में से कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। सो 13.4 में नेचर में हमको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। जब आप ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन लेवल स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी? इट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जब आप अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक्स को स्टडी करते हो, उनके अंदर होने वाले इवोल्यूशनरी चेंजेस को स्टडी करते हो, तो दैट वी कॉल एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब हम जब पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। साइज मतलब क्या होता है और डेंसिटी मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह सकते हैं, आइडियल कंडीशन। दिस इज द आइडियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रह सकते हैं, दैट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन डेंसिटी मतलब क्या होता है, रियलिटी, कि एक एरिया में कितने लोग एक्चुअली में रह रहे हैं। जैसे मुंबई का एग्जांपल देती हूँ, मुंबई में इतनी कम जगह है कि यहाँ पे मतलब बहुत कम पॉपुलेशन रह सकता है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि लोग रोड पे घर बना के रहते हैं, अलग अलग रेलवे ट्रैक्स के बाजू में लोग घर बना के रहते हैं, अनसेफ कंडीशंस में लोग घर बना के रहते हैं। सो मुंबई का एक्चुअली पॉपुलेशन साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। एरिया कम है लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं, तो पॉपुलेशन को हम साइज और डेंसिटी ऐसे दो पैरामीटर्स में कंसिडर करते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ता कब है और कम कब होता है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। तो पहला तो है नेटिलिटी। नेटिलिटी मतलब क्या होता है, बर्थ रेट, कि कौन से एरिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो दो टाइप का नेटिलिटी होता है, एक क्रूड, मतलब नेटिलिटी में दो टाइप का बर्थ रेट होता है, एक क्रूड बर्थ रेट और एक स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है कि इस साल कितने बच्चे पैदा हुए, एक पर्टिकुलर एरिया में आप जब सर्वे करते हो, समझो जनवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। 10 बच्चे पैदा हुए, कोई एक एरिया है, उस एरिया में 10 बच्चे पैदा हुए, तो दैट इज क्रूड बर्थ रेट। लेकिन उन बच्चों में से कितने बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक बर्थ रेट। तो नेटिलिटी यानी बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, क्रूड बर्थ रेट यानी टोटल बर्थ, और स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब उसमें से कितने इंडिविजुअल सरवाइव करते हैं। अब एब्सोल्यूट नेटिलिटी और रियलाइज्ड नेटिलिटी मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट नेटिलिटी मतलब आइडियल कंडीशंस में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और रियलाइज्ड नेटिलिटी मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंटल प्रेशर में कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो दिस इज अबाउट बर्थ रेट। मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं, हर महीने हर साल कितने लोग मरते हैं, उनकी डेथ रेट को मोर्टेलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी दो टाइप का मोर्टेलिटी होता है, एक एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी और एक रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है कि आइडियल कंडीशंस में कितने लोगों की डेथ हो रही है। आइडियल कंडीशन मतलब क्या होता है कि बिना पेन के, बिना किसी बीमारी के ये इंसान की डेथ हो गई, वो इंसान सो रहा था और नींद में ही वो इंसान, मतलब उसकी डेथ हो गई, ही पास्ड अवे और शी पास्ड अवे, सो दैट इज एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, रियल कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, एनवायरमेंटल प्रेशर में, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, बीमारी से कितने लोग मरे। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो शांति की मौत बहुत कम लोगों को मिलती है, बट एक्चुअली में लोग सफर करके मरते हैं। सो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी इज ऑलवेज मोर एंड एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी इज ऑलवेज लेस, ये याद रखो। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी जो होती है ये रियलाइज्ड मोर्टेलिटी से कम होती है, क्योंकि शांति की मौत बहुत कम लोगों को मिलती है। तो अभी इस टॉपिक में से ना आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मोर्टेलिटी, हाँ ये देखो, आपको एमसीक्यू पूछा गया था, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशंस।
आइडियल कंडीशंस में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? देखो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। अभी इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा? आइडियल कंडीशंस में बच्चे पैदा हो रहे हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशंस, तो उसका आंसर आएगा एब्सोल्यूट न्यूट्रिलिटी, क्योंकि रियलाइज्ड न्यूट्रिलिटी में क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रेशर में बच्चे पैदा होते हैं। तो इस टॉपिक में से सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे जाते हैं पॉपुलेशन के नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इमिग्रेशन एमिग्रेशन, तो उसका आपको डेफिनेशन पूछा गया है, ठीक है। हाँ चल ओके, मोर्टेलिटी हो गया, नेटिलिटी हो गया। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन सेक्स अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अदर सेक्स, दैट इज सेक्स रेशियो। एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो एज पिरामिड हम पढ़ते हैं वो एज पिरामिड 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 14 साल से पहले के बच्चे, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब 14 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक के लोग जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फीमेल्स मीनोपॉज के पहले जो एज होती है। एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या होता है? जिन फीमेल्स का मीनोपॉज हो चुका है, अब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाएंगे। तो ये ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये इमेज दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि बताओ ये कौन से टाइप का ग्रोथ दिखा रहा है, तो आपको ये नाम याद रखना है। अगर आपको पीक दिखाई दे रहा है, ऐसे आईफिल टावर जैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर जिस एरिया में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है, तो आपको आगे जाके यहाँ पे रैपिड ग्रोथ दिखने वाली है। 10 साल बाद यहाँ पे आपको रैपिड ग्रोथ दिखने वाली है, क्योंकि ये देखो ये जो बच्चे हैं ये आगे जाके रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो ये रैपिड ग्रोथ वाला सीन है। अब यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम है, तो जब ये लोग बुढ़े हो जाएंगे और ये लोग बच्चे पैदा करेंगे तो भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होगा। जीरो ग्रोथ मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एब्सोल्युटली एग्जैक्टली होना, मतलब ये लोग जब बुढ़े हो जाएंगे तो ये लोग पॉपुलेशन को वापस से बैलेंस करेंगे और ग्रोथ एकदम जीरो होगी, ना पॉपुलेशन बढ़ेगा ना कम होगा। यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं और यंग लोग कम है, मतलब आगे जाके ये लोग बुढ़े हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। रेड मतलब ऑलरेडी ये बुढ़े हो चुके हैं। अब ये जो यंग ग्रुप है ये आगे जाके बुढ़े होंगे, और ये जो यंग ग्रुप है जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये बच्चे पैदा करेंगे, तो भी इतने बच्चे थोड़ी पैदा करेंगे कि वो पूरे पॉपुलेशन को बैलेंस कर सके। तो ये वाला जो ग्राफ है ये नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ये एज पिरामिड में आपको ग्राफ का पैटर्न पूछते हैं कि कौन सा पैटर्न दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब जब भी हम इस पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो पॉपुलेशन बढ़ता या कम कौन से रीजन की वजह से होता है? जब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन कम होगा। तो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, और पॉपुलेशन कब बढ़ता है और कब कम होता है उसके लिए कुछ अलग अलग फैक्टर्स हमको बताए गए हैं। तो देखो पॉपुलेशन कब बढ़ता है? जब न्यू बच्चे पैदा होते हैं, ओके, और जब इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? बाहर से कोई इंसान आपकी कंट्री में जब रहने आता है तो आपकी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता है, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। Immigration is the number of individuals of same species that have come in the habitat from elsewhere during the period under consideration। मतलब आपकी कंट्री में कोई फॉरेनर आके रह रहा है तो आपकी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा, दैट इज इमिग्रेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन कम कब होता है? जब लोगों की डेथ हो जाती है तो पॉपुलेशन कम हो जाता है। ये देखो डेथ होने पे पॉपुलेशन कम होता है और एमिग्रेशन होने में पॉपुलेशन कम होता है। डेथ मतलब क्या? भगवान को प्यारे हो जाना, ठीक है, किसी भी रीजन के वजह से। और एमिग्रेशन मतलब क्या होता है? एमिग्रेशन यानी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। यानी जैसे समझो अभी आप लोग इंजीनियरिंग करोगे, फार्मेसी करोगे, बीएससी करोगे, जो भी कोर्स करोगे, वोकेशनल कोर्स करोगे, कोई आर्ट वाली फील्ड में जाओगे, समझो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आई या कोई अच्छा बिजनेस ऑप्शन आपके पास आया और आपको फॉरेन कंट्री में जाना पड़ रहा है कोलैब करने के लिए, और आप वहीं पे जाके सेटल हो गए, तो आप अपनी ओरिजिनल स्पेस छोड़ के कहीं और पे जाके सेटल हो गए, तो आपकी कंट्री का पॉपुलेशन कम हो गया ना, क्योंकि आपने अपनी कंट्री छोड़ दी, आप यहाँ से एग्जिट करके चले गए। तो एमिग्रेशन मतलब होता है एग्जिट करना, कहीं और जाके सेटल हो जाना। तो आप कहीं और जाके अब वहां का पॉपुलेशन बढ़ाओगे और यहाँ का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला के ऊपर आपको सम कभी नहीं आता है, पर ये फॉर्मूला
उल्टा पुल्टा देके आपको करेक्ट फॉर्मूला पहचानने के लिए एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि करेक्ट फॉर्मूला कैसा होना चाहिए। तो n t+1 मतलब क्या होता है कि मुझे इस साल का पॉपुलेशन बताओ, 2025 का पॉपुलेशन क्या होगा। तो t मतलब 2024 +1 मतलब दिस ईयर, b मतलब कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग बाहर से आए, और d मतलब डेथ, e मतलब एमिग्रेशन मतलब कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग बाहर गए। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली करंट सिनारियो पता चल जाता है कि आपके एरिया का पॉपुलेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही चीज आपको चैप्टर नंबर 7 में भी दी गई है और यही चीज आपको चैप्टर नंबर 13 में भी दी गई है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा गया है। 2022 में भी ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन था, 2023 में भी ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन था, 2024 में नहीं था, तो 2025 में 200% ये क्वेश्चन आने वाला है। इतना मैं लिख के दे सकती हूँ कि इस साल ये क्वेश्चन 120% आएगा, 200% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ग्रोथ कर्व की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ मॉडल्स की, दो ग्रोथ मॉडल्स हमें देखने मिलता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या होता है, यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज इमेजिन करके हमको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देखने मिलता है। मतलब ये ऐसा ग्रोथ कर्व है जहां पे पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और यहाँ पे अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब कितनी भी स्पीशीज बढ़ते जाएंगी तो भी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, कभी पॉपुलेशन कमी नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ही आइडियल ग्राफ है, बहुत ही इमेजिनरी ग्राफ है। दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक कंडीशन वाला ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शोज अनलिमिटेड रिसोर्सेज विच शोज कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड बताया गया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं, रियलिटी में रिसोर्सेज कम हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और जब स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है तो एक फेज ऐसा आता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाता है। सो दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और इसका दूसरा नाम है सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि नेचर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कम पड़ेगा ही ना, या कभी खाना कम पड़ेगा, कभी पानी कम पड़ेगा, झाड़ के लिए लाइट कम पड़ जाएगी। तो जो चीज नेचर में कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं नेचर का कैरिंग कैपेसिटी। और ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, और उसी की वजह से धीरे धीरे स्पीशीज का रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है, एंड वी गेट एस शेप्ड कर्व। और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, आपको इसके 3 फेजेस लेबल करने के लिए बोल सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो जो पहला फेज होता है इट इज ऑलवेज स्लो फेज, क्योंकि रिसोर्सेज है पर ऑर्गेनिजम्स कम है। सेकंड फेज फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी रिसोर्सेज को यूज करके ग्रो हो रहे हैं। थर्ड फेज वापस स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, और यहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो ये वाला जो ग्रोथ कर्व है, ये ग्रोथ कर्व हमको दिया था वर्ल्स्ट पर्ल नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इस ग्रोथ कर्व को हम वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, और इसको सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व भी बोला जाता है। एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक वन। पहले वाला जो ग्रोथ कर्व है दिस इज आइडियल ग्रोथ कर्व, बट दिस इज द मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पूछा गया है कि कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। कैसा ग्रोथ कर्व है ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बस इतना ही लिखना है, आंसर इतना ही लिखना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई ए इन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो ये आपका लैग फेज है, मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे आपका लॉग फेज आएगा, और ये जो ए है ये आपका स्टेशनरी फेज है। बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे तो आपको ग्राफ का नाम भी नहीं पूछा है। अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है, इस साल जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है, आपको ये सेम ग्राफ देके पूछेंगे इसका नाम बताओ। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व लिख सकते हो, या फिर इसका नाम हम वर्ल्स्ट, क्या स्पेलिंग था वर्ल्स्ट पर्ल का? ये स्पेलिंग ही मेरे को याद नहीं रहता, आपको भी याद करनी पड़ेगी। ये वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो क्या नाम लिख सकते हैं? वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और कुछ है क्या इसका नाम? लॉजिस्टिक कर्व भी इसको आप लिख सकते हो। यस,
सो आपको ऐसे ये ग्राफ कंपलसरी है, इस ग्राफ का लेबलिंग आपको कंपलसरी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। जब ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ही एरिया में रहते हैं तो उनको आपस में ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमको दो टाइप का इंटरैक्शन देखने मिलता है, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन मतलब क्या होता है, सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन, और इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। अब कंपटीशन तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, खाने को लेकर हो सकता है, मेट्स को लेकर हो सकता है, एरिया को लेकर हो सकता है, पावर को लेकर हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन का इंटरैक्शन अलग अलग टाइप का रिजल्ट हमको दिखाता है। हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंटरैक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीशीज जब एक साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्शन है। जैसे अगर हम लाइकेंस का एग्जांपल ले तो लाइकेंस कैसे बनता है, अलगे और फंगस के मदद से। अलगे क्या करता है, अलगे ग्रीन कलर का होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस करके ये फंगस को फूड देता है। बदले में फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके ये किसको प्रोवाइड करता है, अलगे को प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, या इसके लिए दूसरा नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, और एक एग्जाम्पल पॉलिनेटिंग इंसेक्ट और फ्लावर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पॉलिनेशन करने के लिए हमको इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है, और खाना खाने के लिए इंसेक्ट को फ्लावर की जरूरत पड़ती है। तो फ्लावर और इंसेक्ट, ये दोनों का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं म्यूचुअलिज्म में। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो चीटर्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लावर के पास आते हैं, फ्लावर का खाना खाते हैं और बिना पॉलिनेशन किए चले जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे इंटरैक्शन को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दो स्पीशीज एक दूसरे से फाइट करती है पावर के लिए या फूड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लेपर्ड्स और लायन का। लेपर्ड कभी भी लायन के आसपास फाइट नहीं करेगा, क्योंकि लायन को खुद के ऊपर बहुत घमंड है। तो लेपर्ड का ऐसा मानना है कि भले ही मैं लायन से ज्यादा फास्ट हूँ, लेकिन फिर भी लायन को खुद के ऊपर इतना प्राउड है कि मैं उसके आसपास अगर हंट करने जाऊंगा तो वो शिकार को छोड़कर मुझसे ही फाइट करने लगेगा। इसीलिए जब लायन अपना शिकार करके चला जाता है तब लेपर्ड वहां पे शिकार करने के लिए आता है। दोनों एक साथ यहाँ पे हंटिंग नहीं करते हैं। तो कंपटीशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अभी गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये फिजिक्स वाला गॉस लॉ नहीं है, ये बायोलॉजी वाला गॉस प्रिंसिपल है। इसमें क्या बताया गया है कि दो स्पीशीज जो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जब सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं तो वो एक साथ कभी नहीं रह सकते। वो बोलते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या उसमें एक टाइम पे एक ही तलवार रह सकती है। तो जो दो स्पीशीज है, ये दोनों स्पीशीज अगर सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो ये स्पीशीज एक साथ कभी नहीं रह सकती। जब तक उसमें से एक स्पीशीज एलिमिनेट नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी स्पीशीज वहां पर नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर हमको दोनों स्पीशीज को साथ में रखना है, अगर हमको कोएग्जिस्टेंस प्रमोट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उनका ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग वगैरह, कि जिसकी मदद से दोनों स्पीशीज का मेन रीजन ही बदल जाए। जैसे अगर खाने के लिए फाइट हो रही है, जैसे बर्ड्स फ्रूट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस बन जाएं और कुछ बर्ड्स वेजिटेरियन बन जाएं। तो कुछ बर्ड सिर्फ इंसेक्ट खाएंगे और कुछ बर्ड सिर्फ फ्रूट खाएंगे, तो दोनों बर्ड साथ में खुशी खुशी रहेंगे, दोनों आपस में फाइट ही नहीं करेंगे कि ये मेरा खाना है मेरा खाना है। एक बर्ड अपना इंसेक्ट खाएगा और एक बर्ड सिर्फ फ्रूट खाएगा, दोनों साथ में रहेंगे। तो ऐसे हम रिसोर्स डिवाइड करके, रिसोर्स पार्टीशन करके भी कोएग्जिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन, जहां पे आप सेम रिसोर्स को चेंज कर देते हो तो आपका कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचाती है। मतलब देखो, म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है, किसी का लॉस नहीं हो रहा है। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज का नुकसान है, जब भी आप फाइट करोगे तो दोनों को ही लॉस होगा। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज का फायदा होता है और एक स्पीशीज को लॉस होता है। जैसे कि आपको मच्छर ने काटा
तो मच्छर को तो खाना मिल गया लेकिन आपको लॉस हो गया, आपका ब्लड लॉस हुआ या आपको बीमारी मिल गई या आपको उधर पे दुख रहा है, तो दिस इज योर लॉस। तो यहाँ पे एक का फायदा एक का लॉस, दैट इज पैरासिटिज्म। यहाँ पे एग्जाम्पल मस्किटो का ले सकते हैं, खटमल का ले सकते हैं, बेड बग का ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि डॉग के स्किन के ऊपर जो लाइस होता है, जो कीड़े होते हैं, या फिर हमारे बेड के ऊपर जो खटमल होते हैं, वो एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल आएंगे। एंडोपैरासाइट मतलब जो अपने बॉडी के अंदर जाके हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करता है, तो दैट इज एंडोपैरासाइट। सो पैरासिटिज्म इज वेरी बैड, मतलब यहाँ पे आप नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करते हो, दिस इज पैरासिटिज्म। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म को हम क्लेप्टोपैरासिटिज्म भी बोलते हैं। क्लेप्टोपैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोयल और कौवे का एग्जाम्पल दिया है। 3 इडियट मूवी सबने देखा होगा। कोयल सबसे आलसी बर्ड है, वो अपने अंडे कौवे के नेस्ट में डाल देती है। तो इवोल्यूशन की वजह से कोयल का अंडा और कौवे का अंडा सेम दिखता है, तो मदर क्रो क्या करती है, वो सब अंडे को अपने बच्चे जैसा पालती है। तो जब सब अंडे जब ओपन होते हैं, हैच होते हैं, और उनमें से जब बच्चे निकलते हैं, तो कोयल का बच्चा पहले पैदा होता है, और जैसे ही कोयल का बच्चा पैदा होता है, वो कौवे के सारे बच्चों को नीचे गिरा देता है, अंडों को नीचे गिरा देता है, अपना कंपटीशन ही खत्म कर देता है। सो दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। नाउ कम्स प्रिडेशन। अब प्रिडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज है, एक का फायदा एक का लॉस। प्रिडेटर मतलब शिकारी और प्रे मतलब शिकार। जैसे कि समझो ईगल स्नेक को खा रहा है, तो ईगल इज द प्रिडेटर एंड स्नेक इज द प्रे। तो अब ऐसे में ईगल का फायदा हुआ, स्नेक का लॉस हुआ। लेकिन अगर ये प्रे और प्रिडेटर का बैलेंस नहीं है हुआ, तो आपका इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब समझो अगर दुनिया में से सारे ईगल खत्म हो गए, तो स्नेक का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। स्नेक का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो स्नेक सारे चूहों को खा लेगा, सारे फ्रॉग को खा लेगा। अगर सारे फ्रॉग खत्म हो गए तो ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो आपकी खेती बर्बाद हो जाएगी। तो प्रेडेटर का होना भी जरूरी है, प्रे का होना भी जरूरी है, पर ये बैलेंस में होना चाहिए, दैट इज प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अडेप्टेशन दिखाते हैं। जैसे कि एक मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बटरफ्लाई जब कैटरपिलर के स्टेज में होती है, तो ये पॉइजनस पत्ता खाती है, ये पॉइजनस वीड खाती है, जिसके वजह से जब ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बनेगी, तो इसके विंग्स में से ना एक अजीब सी स्मेल आएगी, और उस स्मेल से सारे बर्ड्स दूर भागेंगे, कोई भी इस बटरफ्लाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशन का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कैक्टस वगैरह में कांटे हो जाते हैं, एलोवेरा के प्लांट में कांटे आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट एनिमल्स वगैरह ऑलरेडी उस प्लांट से दूर भागते हैं। तो ये जो तरीका है एडेप्टेशन का, ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमको देखने मिलता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें से अलग सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। Calotropis growing in abandoned field produces highly poisonous glycoside. That is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. एक स्पेसिफिक टाइप की घास है कैलोट्रोपिस। ये घास में ना एक अलग टाइप का डेडली केमिकल होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो भी एनिमल इस घास को खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखो आपने देखा होगा गांव वगैरह में कि मस्त एक खेती है, उसमें घास उगी हुई है, लेकिन कोई भी गाय वहां पे घास चरने नहीं जा रही है, क्योंकि उस घास में से एक अलग सी स्मेल आ रही है, और एनिमल्स को पता है अगर वो ये घास खाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ही गंदा सा केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और कॉलीफ्लावर वगैरह की, कॉलीफ्लावर नहीं, कैबेज वगैरह की अगर हम बात करें, गोभी जो मंचूरियन में डालते हैं, वो गोभी में से कुछ ऐसी गंदी सी स्मेल आती है कि जिससे ऑटोमेटिकली एनिमल्स दूर भाग जाते हैं। तो कुछ एनिमल्स अपना मतलब कुछ प्लांट्स अपने अंदर ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिससे एनिमल्स दूर भागे। कुछ बर्ड्स, कुछ इंसेक्ट पॉइजनस वीड खा के बड़े होते हैं ताकि उनको कोई दूसरा एनिमल ना खा सके। तो ऐसे अलग अलग टाइप का हमको अडेप्टेशन देखने मिलता है जिसकी मदद से एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे किसी का लॉस नहीं होता है, एक का फायदा होता है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कमेंसलिज्म में एक का फायदा, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समझो यहाँ पे सी एनीमोन और क्लाउन फिश का एग्जाम्पल दिया गया है। ये अपनी क्लाउन फिश है, नीमो मूवी देखी होगी ना, और ये अपना सी एनीमोन है। बेसिकली सी एनीमोन ऐसे बड़े बड़े एक्वेटिक क्रिएचर्स है। कोई भी बड़ी मछली अगर ये सी एनीमोन के पास आती है तो सी एनीमोन पॉइजन रिलीज करती है, जिसकी मदद से ये बड़ी मछली दूर भाग जाती है। तो ये क्लाउन फिश क्या करती है, ये क्लाउन फिश खुद को बचाने के लिए, ये छुपने के लिए यहाँ पे छुप जाती है, क्योंकि क्लाउन फिश बहुत छोटी छोटी होती है। तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाती है और सी एनीमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन के टेंटैकल से बड़ी मछली दूर रहेगी, तो सी एनीमोन तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसका फायदा क्लाउन फिश उठाती है।
उससे सी एनिमोन को कुछ लॉस नहीं होता है। सो दिस इज हाउ कमेंसलिज्म हैपेंस। दूसरा एग्जांपल कमेंसलिज्म का दिया गया है कैटल इग्रेट और बफेलो का। ये बफेलो घास चरती है, ये बफेलो घास चरने के बाद जब ये पूरी लैंड साफ हो जाएगी, यहाँ की पूरी घास खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो छोटे छोटे कीड़े ये बर्ड्स खा लेंगे। मतलब इनको कीड़े मकोड़े ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी मेहनत कम हो जाती है क्योंकि ये बफेलो ने ऑलरेडी वो ग्राउंड साफ कर दिया है। अब ये बर्ड्स आएंगे और ये कीड़े उठा के खा लेंगे, इनका काम ईजी हो गया। तो बफेलो जानबूझ के इन बर्ड्स की मदद नहीं कर रही है, बफेलो अपना खाना खा रही है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर फायदा किसको हो रहा है? बर्ड्स को फायदा हो रहा है। सो दिस इज कमेंसलिज्म। एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे समझो आपके आगे कोई टॉपर बैठा है और वो टॉपर हाइट में छोटा है और आप पीछे बैठे हो और आपकी हाइट बड़ी है, तो आप मतलब आगे वाला जो बच्चा है वो तो अपना पेपर लिख रहा है पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब वो बच्चा आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो तो अपना पेपर लिख रहा है, लेकिन फायदा तो आपका हो गया ना, आगे वाले का कुछ लॉस नहीं हो रहा है पर आपका फायदा हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कमेंसलिज्म, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं सीईटी के लिए, आप इसको लर्न कर सकते हो। एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर। कुछ एमसीक्यूज का आंसर देख लेते हैं। पिक आउट द अप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म यानी क्लेप्टोपैरासिटिज्म, तो कोयल और क्रो के बीच का रिलेशनशिप है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखो इंटरैक्शंस बताया है। प्लाज्मोडियम और मैन रिलेशनशिप क्या है? मच्छर और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप क्या है? पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, लेपर्ड और लायन, क्या एग्जांपल आएगा? कंपटीशन। एंड नेक्स्ट, क्लाउन फिश और सी एनिमोन, क्या इंटरैक्शन आएगा? कमेंसलिज्म। नेक्स्ट, एमिग्रेशन टर्म क्या होता है वो हमने देखा। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप लाइकन का एग्जांपल दे सकते हो, पॉलिनेशन का एग्जांपल दे सकते हो, दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ओके, चलो चैप्टर नंबर 14 पे जाते हैं। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 14 का वेटेज हम देख लेते हैं, कितने मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, नहीं 2 मार्क्स, 2 3 whatever. दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, हाँ ये 3 मार्क्स के लिए। दिस इज फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। 27 नहीं, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो मतलब ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज भी कितना दिया गया है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स 2022, 2023, 2024 में से। ये वाला जो टॉपिक है पायोनियर स्पीशीज वाला टॉपिक, दिस इज फ्रॉम 14.5। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन 14.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? हाँ। देन नेक्स्ट 14.1 प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक, 14.2 एनर्जी फ्लो वाला चार्ट, दिस इज फ्रॉम 14.5 एंड दिस इज फ्रॉम 14.1 हो गया, 5 हो गया। दिस इज फ्रॉम 14.3 एनर्जी पिरामिड वाला टॉपिक, करेक्ट? हाँ। सो 1 2 3 एंड 5। ओके, सो हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में ओवरव्यू देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 14.1, 14.2, 14.3 एंड 14.5 का। 14.4 और 14.6 ये दो टॉपिक्स हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो इसका 14.1 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पेज में भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, उसमें भी और फर्दर बाइफर्केशन होता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें आता है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। और नेचुरल इकोसिस्टम में अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें आता है अपना फ्रेश वाटर, रिवर, मरीन वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएगा? आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आएगा? फार्म लैंड जो आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हो, मतलब आर्टिफिशियली लैंड में आप एग्रीकल्चर करते हो। फिश टैंक या कोई बड़ा सा पॉन्ड जो आपने आर्टिफिशियली बनाया है, जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 14.1 वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगर हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें तो हमें प्लांट्स का अरेंजमेंट, मतलब पहले हम लैंड का देखते हैं, हम पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अरेंजमेंट देखते हैं। लैंड पर हमको प्लांट्स का 2 टाइप का अरेंजमेंट देखने मिलता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन और एक जोनेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर आप इनको वर्टिकली हाइट वाइज अरेंज कर रहे हो
तो आपको इनकी ग्रोथ पैटर्न अलग तरीके से समझ में आएगी। और अगर आप इनका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पैटर्न देख रहे हो तो आपको इसका ग्रोथ पैटर्न अलग से समझ में आएगा। तो जब हम टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का पैटर्न समझते हैं तो दो टाइप का पैटर्न होता है, एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, एक होता है जोनेशन। स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है, सिर्फ मीनिंग समझ के रखो। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड जोनेशन मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज जोनेशन। जो हमें प्लांट्स में भी देखने मिलता है, एनिमल्स में भी देखने मिलता है, एनिमल्स में नहीं पर लैंड पे भी देखने मिलता है और वाटर में भी देखने मिलता है, ठीक है। अब अगर हम ऑर्गेनिजम्स का या इकोसिस्टम का सर्वाइवल की बात करें तो इकोसिस्टम में हमें 4 सेल्फ सस्टेनिंग पॉइंट्स देखने मिलते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और चौथा है एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए उसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक आता है प्रोडक्टिविटी में, यानी कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमको प्राइमरी कंज्यूमर की एक्टिविटी देखने मिलती है, यानी कि ग्रास हॉपर्स की एक्टिविटी देखने मिलती है जो टोटली फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। फिर आता है अपना डीकंपोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, मतलब समझो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। अब ये प्लांट्स खाना बनाने के बाद इनका काम खत्म हो गया, जब इनकी एज हो जाएगी तो ये प्लांट्स मर जाएंगे। मरने के बाद ये प्लांट्स सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि ये डीकंपोज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और इसके जो भी मिनरल्स है वो मिनरल्स वापस सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जब हमारे प्लांट्स या एनिमल्स मरने के बाद फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और उसका न्यूट्रिएंट्स जब रिसाइकल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यानी डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑटोट्रॉफ्स, ओके। यानी जो भी नया प्लांट ग्रो होगा उनके लिए जो ऑर्गेनिज्म मर गया है वो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट कर देता है सॉइल में। और लास्ट में आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी वेजिटेबल को खा रही हूँ तो उससे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मैं वापस वेजिटेबल को नहीं दे सकती। मतलब मैंने आज पालक खाया तो मुझे एनर्जी मिली, लेकिन अब मैं वो पालक उल्टी करके फिर से सॉइल में डाल दूंगी तो मेरे सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला। मतलब ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये एक ही डायरेक्शन में होता है, एनर्जी वापस से पीछे नहीं आ सकती। इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लेवल से दूसरे ऑर्गेनिज्म लेवल तक एनर्जी पास ऑन होती है, उल्टा नहीं जाती है, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो प्रोडक्टिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे में। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो। देखो समझो किसी घर में कोई अर्निंग मेंबर है, चाहे दीदी कमाती हो, मम्मी कमाते हो, पापा कमाते हो या भैया कमाते हो। अगर आपके घर की सैलरी 10,000 है तो उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब इस प्लांट में 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्लांट को खुद को भी एनर्जी चाहिए, करेक्ट। तो समझो आपके घर की सैलरी 10,000 है, उस 10,000 में से आपके घर का रेंट, लाइट बिल, फोन बिल, इंटरनेट का खर्चा वगैरह वगैरह सब निकालने के बाद, मतलब ये जो खर्चा है ये खर्चा 8,000 रुपए है, ठीक है। 8,000 रुपया रेंट में गया, खाने पीने में गया, सब बिल भरने में गया। और एक मिनट, उल्टा बताया मैंने। आपके घर की सैलरी 10,000 है, इसमें से आपने सब रेंट वेंट माइनस किया, सब खर्चा वर्चा निकाल दिया, तो अब जो फाइनल अमाउंट बचता है इसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल कितना प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको खुद को जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो टोटल फूड बनाया और रेस्पिरेशन करने के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्ट बचता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं वो बताती हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, आपको डेफिनेशन पूछा गया था, व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ें इसको, कहाँ गया, तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब आप फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाते हो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करने के लिए जो रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करते हैं हम, तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या आएगा, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी टोटल कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब लास्ट में कितना बचा, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
डिकम्पोजिशन 5 स्टेप्स में देखने मिलता है। सबसे पहले कोई भी पत्ता या कोई भी एनिमल जब उसकी डेथ होती है, अर्थवर्म की या लीफ की डेथ होती है, तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, मतलब समझो कोई लीफ, कोई प्लांट का लीफ सड़ गया है और वो सड़ के नीचे जमीन पे गिर गया है, तो उस लीफ को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम अर्थवर्म का होता है। अर्थवर्म क्या करेगा, या कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट के लीफ को ब्रेक करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। अब उस प्लांट को ब्रेक करने के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो आपका जो भी उस प्लांट में न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जमा हो जाएगा। उस पत्ते के ऊपर समझो आपने केले का छिलका फेंका है खेत में, तो वो केले का छिलका सड़ने लगेगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, और धीरे धीरे करके वो पूरा गल जाएगा, वो जो भी लीफ है पूरा सड़ जाएगा, पूरा गल जाएगा और वो ह्यूमस बन जाएगा। ओके और फिर यही ह्यूमस क्या करेगा, ये ह्यूमस ब्रेक डाउन होके सॉइल में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा मिनरल्स रिसाइकल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट अपना आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हमको क्या बताया गया है कि एनर्जी कौन से प्रोड्यूसर से कौन से कंज्यूमर तक जाती है। ये देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जांपल क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ग्रास हॉपर, काउ, ये सब घास चरते हैं। तो जो एनिमल्स हरा भरा खाना खाते हैं, चरते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक फिश, बर्ड एटसेट्रा। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, कार्निवोर्स, यानी कि अपने टर्शरी कंज्यूमर्स लाइक मैन एंड लायन। तो इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन कैसा आया था, आपको कंप्लीट द एनालॉजी टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो इधर पे हर्बीवोर्स का एग्जांपल पूछा गया था। हर्बीवोर्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये खाते हैं, ये बनाते नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जांपल क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रासेस, एक ही एग्जांपल लिखना है, ठीक है। फिर मैन और लायन को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल क्या आएगा यहाँ पे, फिश या फिर बर्ड या फिर जो वुल्फ है उसका एग्जांपल आ सकता है। ओके सो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में से, और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। ओके हाँ, अभी एनर्जी फ्लो के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि एनर्जी फ्लो हमको अलग अलग फॉर्म्स में देखने मिलती है, तो अलग अलग चेन्स देखने मिलता है। पहला है सिंपल ग्रेजिंग चेन। सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन में हमको क्या देखने मिलता है, एक सिंपल चेन देखने मिलती है। घास है, घास फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, फिर डियर उस घास को खाती है, तो डियर इज प्राइमरी कंज्यूमर, और डियर को लेपर्ड खाता है तो लेपर्ड इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस इज द सिंपल फूड चेन। लेकिन डेट्रिटिस फूड चेन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उसके ऊपर जो अलगे, बैक्टीरिया, फंगस की ग्रोथ होती है वो डेट्रिटिस फूड चेन में आ जाता है, क्योंकि उसमें हम डीकंपोजर्स और सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी सड़ाने वाले पैथोजेंस या सड़ाने वाले ऑर्गेनिजम्स। और नेक्स्ट अपना आता है फूड वेब। फूड वेब फूड चेन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप फॉलो नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल पाथवे फॉलो होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें ग्रास हॉपर का, तो ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है, ये बराबर है, लेकिन इस ग्रास हॉपर को कोई भी खा सकता है। रैट भी इस ग्रास हॉपर को खा सकता है, फ्रॉग भी इस ग्रास हॉपर को खा सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चेन बन जाता है, मतलब ये चेन नहीं बोल सकते इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड वेब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब। जब हम एनर्जी लॉस की बात करते हैं तो एनर्जी लॉस 10% लॉ फॉलो करता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ, और ये लॉ दिया था हमको आर हिंडरमैन ने। ये लॉ क्या बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल। देखो ये जो प्लांट है, ये प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो इस प्लांट के अंदर 1000 जूल्स एनर्जी है, लेकिन इस प्लांट को जब डियर ने खाया तो 1000 का सिर्फ 10% आगे गया, मतलब 10% ऑफ 1000 जूल्स। कैलकुलेट करो 10/100 इंटू 1000, तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, कितना बचा 100 जूल्स। मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज के पास जब एनर्जी जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। तो ये आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सी एल्टन ने हमको दिया था, और अलग अलग पिरामिड्स हमें देखने मिलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एटसेट्रा।
अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे टाइप का पूछा जा सकता है कि कौन सा पिरामिड स्ट्रेट होता है और कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। ओशन इकोसिस्टम शोज इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सी पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट। एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आती, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऐसा रहेगा। बाकी पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, कौन से एनिमल के अंदर कितना फूड है। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के पास बहुत सारा खाना है, पर इस प्लांट को जब कोई प्रोड्यूसर खाएगा तो उस प्रोड्यूसर के पास ऑब्वियसली कम एनर्जी जाएगी, और फिर उसको जब दूसरा प्रोड्यूसर खाएगा तो उसके पास कम क्वांटिटी जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी, हम ऑर्गेनिजम्स का वेट देख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स का वेट कम कम होते जा रहा है। सो दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पिरामिड स्ट्रेट भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ट्रीज की बात करूं, मतलब मेरे पास एक ही बड़ा सा झाड़ है, तो अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो ट्री मेरे पास एक ही है, पर इस एक ट्री के ऊपर 10 अलग अलग टाइप के बर्ड्स रहते हैं, और उन बर्ड्स की बॉडी में अलग अलग लाइस हैं, अलग अलग बग्स है, मतलब उस पक्षी के बॉडी में अलग अलग कीड़े हैं, और वो कीड़े 100 हैं। और ये लाइस और बग्स खाने के लिए और अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो 200 है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये उल्टा जा रहा है, कम से आगे जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ये देखो पिरामिड ऑफ नंबर स्ट्रेट अपराइट भी हो सकता है या इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं नंबर के हिसाब से, तो प्लांट्स का पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर का पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। सो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो। बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी हमेशा सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. So ये पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी के ऊपर पूछा गया है। डिस्क्राइब पिरामिड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इस साल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पिरामिड ऑफ नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनर्जी वाला क्वेश्चन अभी पूछा था, या फिर यही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल वाला टॉपिक जो है ये हमको अवॉइड करना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट हम जाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले टॉपिक में। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। राइट, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें आपको पायनियर स्पीशीज का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमको अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई भी स्टार्टिंग स्पीशीज जो होती है उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज, और जब ये स्पीशीज अपने लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है तो उस स्पीशीज को बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीशीज, या उस स्टेज को बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज, मतलब यहाँ पे आके ये स्टेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पायनियर स्पीशीज से लेके क्लाइमेक्स स्टेज के जाने तक बीच में जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती हैं, इन स्पीशीज को हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटी। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन पूछेंगे, दूसरा नेम वेरियस सीरियल स्टेजेस फ्रॉम पायनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी विद सुटेबल एग्जांपल इन हाइड्रार्क सक्सेशन, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का आपको सीक्वेंस पूछेंगे। और कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर, मतलब कौन सा स्पीशीज सबसे लास्ट में होता है जो आगे इवॉल्व नहीं होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जब तक अपना एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा तब तक आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका एनवायरमेंट बदला तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बदलेगा, नहीं तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहता है। तो देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे डिफाइन करते हैं और बीच के सीरियल स्टेजेस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सो देखो यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ से है डेफिनेशन, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन, यानी स्लोली जब स्पीशीज का पॉपुलेशन बदलता है धीरे धीरे, और ये स्पीशीज पॉपुलेशन अचानक से कुछ नया नहीं आ जाता है, ऑलमोस्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे ये आने वाला है। तो दिस स्लो चेंजेस इन स्पीशीज पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये जो चेंज है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही रात में कुछ भी नहीं होता है, डायनासोर एक दिन में गायब नहीं हुए थे।
सो दिस स्लो चेंजेस आर नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इंटरमीडिएट स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, सीयर स्पीशीज। अब यहाँ पे सक्सेशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लैंड के ऊपर सबसे पहले सक्सेशन कैसे हुआ था और पानी में सबसे पहले सक्सेशन कैसे हुआ था, वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो अगर सबसे पहली बात तो व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, जहां पे एक तिनका भी नहीं है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं है, वहां पे जब पहली बार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो उस सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कौन से एरिया में देखने को मिलता है, नए नए लावा के पास देखने को मिलता है, या कहीं पे नया रिजर्वॉयर या नया पॉन्ड बनाया गया है, वहां पे हमको प्राइमरी सक्सेशन देखने मिलता है। प्राइमरी सक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है, जहां पे पहले से कोई एग्रीकल्चर फील्ड थी लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आने की वजह से या आग लगने की वजह से वहां पे पुरानी खेती जल गई और अब वहां पे न्यू स्पीशीज स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहां जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में तो सॉइल भी नहीं था, पत्थर था सिर्फ। पत्थर को तोड़ के उसके ऊपर लाइकेंस की ग्रोथ हुई, लाइकेंस ने एसिड रिलीज किया जिसकी वजह से सॉइल बना और फिर उस सॉइल में आगे की घास वगैरह की ग्रोथ हुई। यहाँ पे सब कुछ जीरो से शुरू होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में सब कुछ जीरो से नहीं शुरू होता है। देखो अगर जीरो से शुरुआत हो रही है तो दैट इज प्राइमरी सक्सेशन, लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास सॉइल है, हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो और फिर वहां पे आपका नया ग्रोथ हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे जीरो से शुरुआत हो रही है, दिस इज प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे अच्छा खासा कम्युनिटी बन गया था, लेकिन यहाँ पे अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अचानक से आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से झाड़ एनिमल सब मर गए, लेकिन सॉइल तो है ना, तो सॉइल बनाने का टाइम बच जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पूछ सकते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन जीरो रिसोर्सेज से स्टार्ट होता है, बंजर पत्थर वगैरह पे। सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे स्टार्ट होता है जहां पहले कुछ ना कुछ था। प्राइमरी सक्सेशन होने के लिए हजारों साल लगते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत में तो सॉइल भी एब्सेंट रहती है, सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सक्सेशन के स्टेजेस में हमको इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने मिलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन में हमको इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने नहीं मिलते, मतलब न्यू इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने मिलते हैं या कम देखने मिलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में स्टार्टिंग का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होता है, इसीलिए फास्ट ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल सक्सेशन की और एक्वेटिक सक्सेशन की। ज़ेरार्क सक्सेशन मतलब क्या होता है कि लैंड पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, और पानी में हाइड्रार्क मतलब पानी में सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई और आगे जाके उसकी कैसे ग्रोथ हुई, ठीक है। तो जब हम ज़ेरार्क सक्सेशन की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ पत्थर थे, इस पत्थर के ऊपर हमको लाइकेंस की ग्रोथ देखने को मिली, और वो भी कौन से टाइप के लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस। ये क्रस्टोस लाइकेंस की खासियत क्या है, ये क्रस्टोस लाइकेंस एसिड रिलीज करते हैं। तो इस लाइकन ने जब हमारे पत्थर के ऊपर एसिड रिलीज किया, उस एसिड की वजह से वो पत्थर टूट गया और उस पत्थर से सॉइल बनी, और उस सॉइल के ऊपर हमको छोटी छोटी घास, छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिली, ग्रासेस वगैरह की ग्रोथ हुई। बहुत साल लगे, 500 साल, 1000 साल लगे, पर धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्म हुआ, सॉइल में ग्रास ग्रो हुई, धीरे धीरे उन ग्रासेस से श्रब्स वगैरह हमको फॉर्म होते हुए दिखाई दिए, और फिर आगे जाके हमको हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिल गया। तो शुरुआत में यहाँ पे एकदम ड्राई कंडीशन था, लेकिन आगे जाके ये कंडीशन मीडियम हो जाता है, यानी मेसिक कंडीशन हो जाता है। वाटर के केस में क्या होता है, पहले सिर्फ पानी था, पानी में छोटे छोटे इनविजिबल फाइटोप्लैंक्टन्स थे, ये फाइटोप्लैंक्टन्स धीरे 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 करके डेवलप हुए और हमको यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज देखने को मिला, यानी समुद्र के अंदर बेस में हमको प्लांट्स देखने को मिले। फिर धीरे धीरे करके हमको फ्री फ्लोटिंग रूटेड प्लांट्स देखने को मिले, फिर धीरे धीरे करके दलदल फॉर्म हुआ, धीरे धीरे करके मार्श मीडो फॉर्म हुआ। मतलब स्टार्टिंग में कंडीशन एकदम वेट थी, सिर्फ वाटर था, लेकिन आगे जाते 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 हजारों साल लगे, पर आगे जाते जाते यहाँ पे कंडीशन कैसा हो गया, मेसिक कंडीशन हो गया। यानी शुरुआत कैसी भी हो, एंड हमेशा आपका सेम ही होने वाला है, यानी आगे जाके एनवायरनमेंट हमेशा आपका मेसिक कंडीशन ही बनने वाला है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ ऑल द सीरियल स्टेजेस, यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ ऑल द सीरियल स्टेजेस फ्रॉम पायनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन हाइड्रार्क सक्सेशन। मतलब बेसिकली आपको ये एग्जांपल देना है, कहाँ गया, हाँ, आपको ये सारे एग्जांपल्स देने हैं कि वाटर में मतलब पानी में जब प्लांट्स की ग्रोथ हुई तो इसका पायनियर स्पीशीज कौन था, फाइटोप्लैंक्टन।
फिर फाइटोप्लैंक्टन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आया, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, उसका एग्जांपल देना है, हाइड्रिला। हाइड्रिला के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आया, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, पिस्टिया प्लांट या लोटस प्लांट, व्हाटएवर। रूटेड फ्लोटिंग इज लोटस एंड फ्री फ्लोटिंग इज पिस्टिया। देन रीड स्वाम्प स्टेज आया, तो उसका एग्जांपल आएगा टाइफा। फिर मार्श मीडो स्टेज आया, तो इसका एग्जांपल आएगा साइप्रस। तो आपको ये पूरा एग्जांपल लर्न करना है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स लर्न करने हैं। पहले लाइकेंस था, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स, फिर ग्रासेस, फिर इनटॉलरेंट ट्रीज, और फिर लास्ट में शेड टॉलरेंट ट्रीज। आपको ये वाला सीक्वेंस भी लर्न करना है और ये वाला सीक्वेंस भी लर्न करना है, क्योंकि अगर एक बार वाटर वाला एग्जांपल पूछा है तो अगली बार ज़ेरार्क कंडीशन पूछ सकते हैं। ज़ेरार्क कंडीशन यानी लैंड वाली प्लांट की ग्रोथ। सो यू हैव टू रीड दिस। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। और ये 14.6 सर्विसेज वाला क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया है, तो विल स्किप दैट। चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 15 का अगर हम वेटेज देखें तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में, हम वो देख लेते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, सो 4 मार्क्स। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। सो ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का एवरेज पूछा जाता है। अब अगर हम टॉपिक देखें कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कौन से टॉपिक में से पूछा गया है, दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 15.5, दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 15.2, दिस इज अगेन फ्रॉम टॉपिक नंबर 15, नहीं ये टॉपिक नंबर 15 ये 15.5 में से है। फिर ये वापस सेम टॉपिक एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। 15.5 या 2 में से होगा, 15.2 में से, और ये 15.8 में से है। तो मतलब इस चैप्टर में से हम सिर्फ 3 टॉपिक्स करने वाले हैं, 15.2, 15.5 एंड 15.8। बाकी टॉपिक्स हम स्किप करने वाले हैं। किसी को अगर इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट वीडियो देखना है तो वो लास्ट ईयर का 1 शॉट लेक्चर देख सकता है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फटाक से स्टार्ट दिस 15.2, 15.5 एंड 15.8। ये वीडियो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए, सीईटी के लिए नहीं है, ठीक है। सो 15.2 वाला अगर हम टॉपिक देखें तो यहाँ पे हमको पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया गया है। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमें 3 पैटर्न देखने मिलता है, लैटिट्यूडनल पैटर्न, एल्टीट्यूड पैटर्न एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड पैटर्न और एल्टीट्यूड पैटर्न मतलब क्या होता है, देखो ये अपना अर्थ है। जब आप ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हॉरिजॉन्टली चेक करते हो, दिस इज लैटिट्यूड, यानी कौन से इकोसिस्टम पे, कौन से ज्योग्राफिकल रेंज में कौन से टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है, दिस इज लैटिट्यूड पैटर्न। लैटिट्यूड पैटर्न में आपको स्पीशीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है, वैसे वैसे सनलाइट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वैसे वैसे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है, और जितना ज्यादा आप हाइट में जाओगे आपको उतना कम स्पीशीज वेरिएशन देखने को मिलेगा। So, because of higher altitudes and change in climatic conditions and drastic seasonal variations, it leads to decrease in the species diversity. मतलब एकदम हाइट पे जाने के बाद आपको गिनी चुनी 1-2 ही स्पीशीज देखने मिलती है, लेकिन जब आप सी लेवल के पास रहते हो, जब आप इक्वेटर के पास रहते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस देखने मिलता है। अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ये देखो 2024 में आपको ये ग्राफ पूछा गया था और इसमें आपको लेबल नंबर ए और लेबल नंबर बी कौन सा करेक्ट है वो बताना था, ठीक है। व्हाट इज लेबल नंबर ए एंड व्हाट इज लेबल नंबर बी। ये वाला इक्वेशन क्या आएगा और ये वाला इक्वेशन क्या आएगा। तो चलो देखते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है और इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या आएगा। ये आपका ए है और ये आपका बी है, व्हाटएवर, ये ए या ये बी, जो भी क्वेश्चन बुक में दिया है, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा स्पीशीज होंगे। योर स्पीशीज पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एरिया, सो स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब फिजिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हो, स्पीशीज इज इक्वल टू एरिया, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन में हटा रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो मेरा बेसिक इक्वेशन क्या बन जाएगा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए, S इज इक्वल्स टू CA। लेकिन इतना बड़ा एरिया है, हम अगर पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं तो ये बहुत ही अनकाउंटेबल स्पीशीज हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा।
तो हम इसको लॉग के ग्राफ में पुट करते हैं। जब आप लॉग वैल्यू इन्वॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे हम और एक कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज जेड। जेड बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का स्लोप इंडिकेट करता है। तो देखो यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई है ये आपकी एक्चुअली लॉग वैल्यू है। आपको ना एग्जाम में भी हिंट दिया गया है, आपको इस लाइन के ऊपर लिख के दिया है कि इट इज लॉग स्केल। अब जहां पे लॉग स्केल लिखा है मतलब फॉर्मूला लॉग आएगा। अब यहाँ आपको ना बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका इक्वेशन है। अब आपने मैथ्स में क्या पढ़ा है कि लॉग में जब भी कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है m इंटू एन, तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे log m प्लस log n हो जाता है, राइट। तो यहाँ c और a मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसमें log ऐड करूंगी तो ये log s इज इक्वल्स टू log c प्लस log a रेज टू z हो जाएगा। अब हमने मैथ्स में और एक चीज पढ़ी है कि log में जब पावर में कोई वैल्यू होती है तो ये वैल्यू आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा n log m। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम z log a। तो अगर ये इक्वेशन को मैं log पुट करती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन मिल जाएगा, मुझे इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। यहाँ पे आपको हिंट दी है कि दिस इज लॉग स्केल। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू स्पीशीज इज इक्वल्स टू एरिया। याद रखो व्हाट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज इज इक्वल्स टू एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतने ज्यादा स्पीशीज होंगे। सो स्पीशीज इज इक्वल्स टू एरिया, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू लगा दी और यहाँ पे आ गया z। अब इसमें मुझे लॉग वैल्यू लगानी है, तो log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। सो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। अब a वाला जो ग्राफ है उसका ये फॉर्मूला होना चाहिए और b वाली जो लाइन है उसका ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो दोनों में से देखो कौन सा मैच हो रहा है, a के लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए, b के लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया इसीलिए ये गलत हो जाएगा और 2 नहीं आना चाहिए, z आना चाहिए। b के लिए भी ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, यहाँ पे s आना चाहिए, यस यहाँ पे a आना चाहिए, यहाँ पे c आना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये a वाला फॉर्मूला करेक्ट है, b वाला फॉर्मूला ये गलत है क्योंकि यहाँ पे c आना चाहिए और यहाँ पे z आना चाहिए। सो ओनली ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं या ऐसे एमसीक्यू पैटर्न में भी दे सकते हैं। सो व्हाट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, नंबर ऑफ स्पीशीज डिपेंड्स अपॉन द एरिया अवेलेबिलिटी, और इसको कांस्टेंट करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं। और लार्ज पॉपुलेशन का जब आप स्पीशीज कैलकुलेट करते हो तो हम यहाँ पे लॉग वैल्यू इन्वॉल्व करते हैं जिसका ये स्लोप इंटरप्रेट करता है। ओके, सो टॉपिक नंबर 15.2 हो गया, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 15.5 में से हमको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन सिटू एक्स सिटू ये कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। चलो, सो टॉपिक नंबर 15.2 डन। नहीं हुआ नहीं है, अभी बाकी है। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट वगैरह है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हाइपोथेसिस भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, स्पीशीज कितनी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो हाइपोथेसिस दी गई थी। एक थी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, एक थी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, आप बायोमास के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो कि आपका इकोसिस्टम स्टेबल है या नहीं है। मतलब समझो एक स्पीशीज गायब हो गई लेकिन आपका प्रोडक्शन अभी भी आपको उतना ही मिल रहा है। जब तक आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा तब तक हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल है। अगर हमारे प्रोडक्शन में वेरिएशन हो गया, अगर हमारा बायोमास ऊपर नीचे हो गया तो टेंशन वाली बात हो जाती है। तो जब तक हमारा प्रोडक्टिविटी स्टेबल है तब तक हम इकोसिस्टम को टेंशन नहीं है ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था हमको, पॉल एरलिक ने दिया था। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर किया गया है। जैसे एरोप्लेन के हर एक पार्ट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, वैसे इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप अगर प्लेन में बैठे हो और अचानक से पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि इस प्लेन का एक रिवेट खुल चुका है, यानी एक नट खुल चुका है, एक छोटा सा पार्ट खुल चुका है, तो पहले तो आप सोचोगे कौन सा पार्ट खुला होगा। अगर किसी कुर्सी का कोई पार्ट खुला है तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो विंग्स का नट खुल गया तो एरोप्लेन इम्बैलेंस होकर क्रैश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीशी का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जो स्पीशीज यूजलेस है अगर वो स्पीशीज एलिमिनेट हो गई तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर गायब हो गई तो उसके वजह से पूरा इकोसिस्टम हिल सकता है। सो दिस इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखो रिवेट को किससे कंपेयर किया गया है, स्पीशीज से कंपेयर किया गया है। रिवेट मतलब छोटे छोटे नट्स, तो नट्स यानी कि अपने अलग अलग स्पीशीज। एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया गया है, इकोसिस्टम से कंपेयर किया गया है। अगर एक रिवेट खुल गया, पॉप हो गया मतलब खुल गया, मतलब एक स्पीशीज गायब हो गई, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। लेकिन वो स्पीशीज कौन सी है, कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज है या ऐसे कोई स्पीशीज है। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज है तो उसको बोलेंगे की स्पीशीज, और ये की स्पीशीज अगर गायब हो गई तो हमारा इकोसिस्टम का फंक्शनिंग डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ऐसे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं देख लेते हैं। हाँ ये देखो, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या एक्सप्लेन किया गया है हमको, बर्थ रेट एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एक्सप्लेन किया गया है, सेक्स रेशियो नहीं एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे हमको बायोडाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जाते हैं टॉपिक नंबर 15.5 में। ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है, आप इसको रिवाइज करके जा सकते हो। हम डायरेक्ट आएंगे टॉपिक नंबर 15.5 में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, 3 रीजन के वजह से, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस। नैरोली यूटिलिटेरियन की अगर मैं बात करूं तो भले ही हमारा जो भी इकोसिस्टम है उसमें भले ही कुछ चीजें ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना। जैसे जंगल काटने के बाद जो लकड़ी बचती है, वो लकड़ी हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, फायरवुड के लिए यूज करते हैं, उसमें से हम छिलका निकाल के फाइबर बनाते हैं, गोनी बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। तो ये उसके स्मॉल स्मॉल यूजेस है। तो कंजर्वेशन करना चाहिए इकोसिस्टम का, क्योंकि उसके स्मॉल स्मॉल यूजेस होते हैं। इकोसिस्टम के ब्रॉड यूजेस भी होते हैं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, यानी कि अभी जंगल क्यों बचाना चाहिए, पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो अमेज़न का जो जंगल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उस जंगल से हमारे पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एथिकल रीजंस में क्या आते हैं, एथिकल रीजंस मतलब लोगों की इमोशंस, जैसे कि पेड़ पौधे की पूजा करना। जैसे वो एक मूवी आई थी ना कंतारा, हाँ, उस मूवी में क्या बताया गया है कि बहुत सारे आदिवासी ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो दैट इज एथिकल रीजन। मतलब जस्ट बिकॉज पेड़ पौधे सेम लैंड पे रहते हैं तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उन पेड़ पौधों को काट दें। हमारी ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन स्पीशीज की भी उतनी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, 2 तरीका होता है, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म will automatically take place if its natural habitat is protected। मतलब एनिमल्स को उनके ओरिजिनल घर पे, मतलब उनके ओरिजिनल एरिया में प्रोटेक्ट करना, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसका एग्जांपल दिया गया है कान्हा फॉरेस्ट एज टाइगर रिजर्व, दिस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। मतलब यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को उनके ही जंगल में सुरक्षित रखते हो, आप उनको किसी जू में ले जाके नहीं रखते, आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हो। Around 34 biodiversity hotspots have been identified by the conservation. This line is very 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 important. पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पाए गए। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, आप मोबाइल से जो हॉटस्पॉट शेयर करते हो ये वो हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिले, मतलब नेचुरल वेजिटेशन जहां पे सबसे ज्यादा देखने मिलता है। ऐसे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमको देखने मिले हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में और भी एग्जांपल्स हैं, फार्मिंग लैंड वगैरह हम इन सिटू कंजर्वेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के पावड़ा ट्राइबल्स इन सातपुड़ा, they have protected varieties of corn with different colored kernels, यानी मक्का जो हम खाते हैं ना बारिश में, अलग अलग सीड वाले कर्नल्स को प्रोटेक्ट किया गया है। सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इंडिया में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है। वो 4 हॉटस्पॉट्स के नाम कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, सुंदालैंड एंड ईस्टर्न हिमालयाज। ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो इंडिया में है। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, ये वैल्यूज भी आपको पूछे जा सकते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, हाँ देखो, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। जैसे वट सावित्री के दिन, वट पूर्णिमा के दिन
बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा प्रे किया जाता है. मूवीज मध्ये असं दाखवतात की हस्बंडच्या मतलब हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं, बट वो एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या है कि आप फैमिली की हेल्थ के लिए, फैमिली की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हो, सब मेंबर्स के लिए. तो ये जो आपकी इमोशंस है जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्लांट्स की आप पूजा करते हो, तो उन प्लांट्स को हम सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं जो हमको अलग अलग इंडिया के कंट्रीज और इंडिया के स्टेट, मतलब इंडिया के कंट्री बोल रही हूँ, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और सिटीज में देखने मिलते हैं. तो ऐसे सेक्रेड ग्रूव ज्यादा कहाँ देखने मिलते हैं? इन खासी एंड जयंता हिल्स ऑफ मेघालय, इन वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इन अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बस्तर, एंड चंदा एंड सरगुजा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. यहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है. पूजा के बहाने ही सही, कम से कम हम अपने नेचर को तो प्रोटेक्ट करेंगे. सो वो एक इंपॉर्टेंस है सेक्रेड ग्रुप्स का. अब आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन पे. एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? जब आप एनिमल्स को उनके नेचुरल घर में नहीं प्रोटेक्ट कर पाते तो आप उनको जू में ले जाके प्रोटेक्ट करते हो. समटाइम्स व्हेन स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जब स्पीशीज पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है तो हमको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पिंजरे में रखना पड़ता है या जू में रखना पड़ता है. तो ऐसे टाइप के कंजर्वेशन को बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई, सीड बैंक, छोटे छोटे बोटानिकल गार्डन्स जहां पे आप सीड स्टोर करते हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे स्टोर करते हो. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, ओके. अब जाते हैं सीधा टॉपिक नंबर 15.8 पे, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस वाला टॉपिक. ओके, हाँ पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे. तो हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर फाउंड? 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखे जाते हैं. इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन? मेंशन इन इट 2 प्लेसेस वेयर एक्स सिटू कंजर्वेशन इज अंडरटेकन. आपको 2 प्लेसेस का एग्जांपल पूछा गया है. एक आप जूलॉजिकल पार्क बोल सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई वाला एग्जांपल ले सकते हो. सो दीज आर 2 प्लेसेस वेयर एक्स सिटू कंजर्वेशन इज प्रैक्टिस्ड. ओके, और हाँ अब ये देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट विथ रेफरेंस टू गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो डायरेक्ट टॉपिक नंबर 15.8 पे जाते हैं. हाँ, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? जब पेड़, देखो आपको ना एकदम सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, देखो हमारे अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आती है, इसमें से कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ सनलाइट हमारे अर्थ में ट्रैप हो जाती है. अब पहले क्या होता था हमारे एनवायरमेंट में, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे. ये ट्रीज क्या करते थे? ये ट्रीज CO2 एब्जॉर्ब कर लेते थे. तो ये जो हीट है, ये हीट थोड़े टाइम के बाद अपने आप बाहर चली जाती थी. लेकिन हमने क्या कर दिया है? हमने ये ट्रीज को कट करना स्टार्ट कर दिया है. देखो ध्यान से सुनो, ट्रीज क्या करते थे? ट्रीज गैसेस को एब्जॉर्ब करते थे. कौन से गैसेस? CO2 गैसेस. लेकिन जब हमने ट्रीज को कट कर दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, तो ट्रीज का पॉपुलेशन कम हो गया. ट्रीज का पॉपुलेशन कम होने की वजह से CO2 गैस अब हवा में ऐसे ही घूमते रहता है. CO2 का पॉपुलेशन मतलब CO2 की क्वांटिटी बढ़ गई. तो अब ये CO2 गैस क्या करता है? जो हीट हमारे अर्थ में ट्रैप हो गई है, वो हीट CO2 गैस के साथ जाके मिल जाती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट गरम 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 और गरम होते जा रहा है. तो हम जितने ज्यादा पेड़ पौधे काटते हैं उतना ज्यादा CO2 बढ़ता है, और जितना ज्यादा CO2 हमारे वातावरण में बढ़ेगा, हमारी हीट उतनी ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में ट्रैप होते जाएगी. मतलब जो हीट अर्थ के बाहर जानी चाहिए वो हीट अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो रही है. तो ग्रीनरी कम होने की वजह से, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, ग्रीनरी कम होने की वजह से इन गैसेस का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. So what is greenhouse effect? It is responsible for heating of the earth surface. Without greenhouse effect, अर्थ का टेम्परेचर कितना होता? माइनस में होता. इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है. लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने के वजह से ये इतना बढ़ गया है कि अब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है और ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होने लगे हैं. यानी कि हमारे स्नो वाले जो रीजन है, एंटार्क्टिका, ओशंस वगैरह, वो सब मेल्ट होने लगा है, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्की फीचर है. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ गैसेस. तो देखो जो मॉलिक्यूल्स अर्थ में ट्रैप हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स किसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं? दे बाइंड विद CO2 and methane, and these are called as common greenhouse gases. So the atmosphere around the earth, it acts as glass wall of a greenhouse. It absorbs solar radiation. हमारे अर्थ के अंदर सन रेडिएशन आता है,
कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रेडिएशन ट्रैप हो जाता है। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द अर्थ टू एस्केप इनटू द स्पेस, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से पूरी की पूरी हीट वापस नहीं जाती, कुछ हीट अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती है। और कौन से गैसेस हैं जो इस हीट को ट्रैप कर देते हैं? द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज CO2, मीथेन, chlorofluorocarbon and nitrous oxide and water vapors. They are responsible for trapping the heat. और ये CO2 हम और बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो हम पेड़ पौधे भी काटते जा रहे हैं, ऊपर से हम इंडस्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज मतलब पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा CO2 निकलता है। जितना ज्यादा CO2 निकलेगा, हम खेत को जलाते हैं, उससे भी CO2 निकलता है। जितना ज्यादा CO2 निकलेगा, जितना ज्यादा मीथेन बनेगा, जितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होगा, उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जितने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका ग्लेशियर्स मेल्ट होगा। जितना ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, उतने ज्यादा फ्लड्स और सुनामी आने के चांसेस होंगे। सो द राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू अनफेवरेबल चेंजेस। इसीलिए देखो, अभी कभी भी बारिश हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं है, क्योंकि सबको एसी चाहिए, सबको रेफ्रिजरेटर चाहिए, सबको गाड़ी में घूमना है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल किसी को नहीं करना है। इस वजह से हमारे ग्लेशियर्स वगैरह सब मेल्ट हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। पब्लिक व्हीकल्स यूज करेंगे तो CO2 कम रिलीज होगा, CO2 कम रिलीज होगा तो हीट कम होगी, हीट कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। एनर्जी भी रिसाइकल हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन करने की जगह पे हमको प्लांट ज्यादा लगाने चाहिए, प्लांटिंग ट्रीज करना चाहिए, प्लस पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना चाहिए। सो दीज आर हाउ यू कैन प्रिवेंट योर ग्लोबल वार्मिंग। सो वी विल स्टॉप हियर। आपको बस यही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑलमोस्ट हमने बाकी सारे क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। सो हियर वी आर डन विथ अवर वन शॉट लेक्चर सीरीज ऑफ HSC 2025 फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। ये जितने भी वन शॉट लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये वन शॉट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो भी HSC 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप CET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube से फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं फॉर CET एंड फॉर नर्सिंग एग्जाम। ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इस कोर्स में आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिया जाता है, और उस मॉक टेस्ट में अराउंड 2000 से भी ज्यादा MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो जिनको CET की प्रिपरेशन करनी है, आप आज ही वरदान बैच ज्वाइन करो, ताकि जब लेक्चर्स चालू हो तो आप तुरंत ज्वाइन कर सको। वरदान बैच में ऑलरेडी 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, अब बाकी के चैप्टर्स हम मार्च में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको फ्री मटेरियल यूज करना है तो आप ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस है, उस पर क्लिक करके फ्री मटेरियल यूज करो। और या फिर आप हमारा मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। लेक्चर्स यूट्यूब पे देख के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ मॉक टेस्ट लोगे तो आपको वीडियोस देखने नहीं मिलेगा ऐप पे। अगर आपको वीडियो और मॉक टेस्ट दोनों चाहिए तो आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस सीरीज से हेल्प मिली होगी, और जो बच्चे CET एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारा फ्री मटेरियल हमारे चैनल पे आने वाला है। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपनी तबियत का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है तो टाइम से खाओ, टाइम से सो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। आपने साल भर बहुत मेहनत की है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो हम मिलेंगे जल्दी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को टाइम टू टाइम चेक करते रहो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टेक केयर, थैंक यू।